तो चलिए आज सॉल्व करते हैं क्लास 11th का फिजिक्स का वार्षिक पेपर। तो पहला क्वेश्चन है कि ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए क्रॉस डॉट बी क्रॉस, तो ए और बी के बीच एंगल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर ए क्रॉस दोनों में वेक्टर, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर एक वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इतना गिवन है। कह रहा है थीटा का मान कितना होगा ए और बी के बीच। तो देखो ए और यहाँ पर क्रॉस लगा है तो पता है ए वेक्टर बी वेक्टर, तो यहाँ पर वेक्टर जब हटता है तो ये साइन थीटा बराबर जो डॉट में होता है तो वो ए बी कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर बराबर में कॉस थीटा बचेगा बराबर कॉस थीटा। तो इसके गुणे में कुछ नहीं तो एक लगा देते, इसको बटे में ले आते हैं। ये जब बटे में आएगा तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर एक, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा एक। अब यहाँ पर देखेंगे कि टेन थीटा का मान एक, टेन के पदों में एक किसका मान होता है साइड में देखो, तो यहाँ पर 1045 का होता है टेन थीटा इक्वल 1045 डिग्री, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10 से 10, तो थीटा इक्वल आ गया 45 डिग्री, तो थीटा का मान आ गया यहाँ पर 45 डिग्री। तो एंगल ए और बी के बीच बनने वाला कोण 45 डिग्री होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आवर्तकाल का सूत्र गिवन है हमको। तो आवर्तकाल का सूत्र दिया है कैपिटल टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। हमसे पूछ रहा है एल और टी के बीच में कैसा इसका शेप बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए थोड़ा सॉल्व किए दे रहा हूं। जो ये वाला होता है तो ये कांस्टेंट होता है, यहाँ पर जो एल होता है तो अंडर रूट एल इतनी वैल्यू निकल जाती है। तो जो ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है तो यहाँ पर अगर इसका रूट हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल एल। तो ये जब इनके बीच में ग्राफ बनेगा तो ग्राफ कैसा बनता है, ये हो जाता है एल का और ये हो जाता है टाइम का। तो इनके बीच ग्राफ इस तरह का बनता है। ये ग्राफ तुमने देखा होगा, इसे कहते हैं परवलय। तो इसका इनके बीच ग्राफ कैसा बनेगा, कैपिटल टी और एल के बीच परवलय का आकार बनेगा। तो परवलयकार अगर हो तो उसमें ऑप्शन में टिक कर देना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। दो क्वेश्चन हो गया, पहला में ऑप्शन लगाना 45 डिग्री, दूसरे में लगाना है परवलयकार। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी बुलबुले के ऊपर, किसी बुलबुले के अंदर, सॉरी ऊपर मैंने कह दिया, किसी वायु हो या बुलबुला हो, बुलबुले के अंदर अधिक दाब होगा। अपने पेपर में मिलाते जाना, कहीं गलती लिखी हो तो उसको क्षमा करना। तो यहां पर अधिक दाब देखो, अधिक दाब, अधिक दाब का सूत्र होता है अगर साबुन के बुलबुले के अंदर है तो अलग होगा और अन्यथा की कंडीशन में सब में सेम होता है। वायु का अगर हो तो 2T/R, अगर साबुन के अंदर होगा तो यहां पर लिखेंगे वायु के बुलबुले, बुलबुले का, वायु के बुलबुले का अधिक दाब 2T/R हो जाएगा। और साबुन के बुलबुले, अगर शायद ये ऑप्शन में तुम्हारे ये होगा, और साबुन के बुलबुले का, साबुन के बुलबुले का अधिक दाब 4T/R। तो यहां पर तुमको याद रखना है कि अगर वायु का या पानी के बुलबुले का पूछ रहा है तो यहाँ पर 2T/R लगा देना है। अगर कह रहा है साबुन के बुलबुले का अधिक दाब क्या होगा तो 4T/R लगाना है। इतना समझ में आया। तो तीसरे में ऑप्शन तुम्हारा होगा 2T/R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्टीफेंस नियतांक क्या होता है, तो मैंने यहीं पर लिख दिया है
5.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 वाट मीटर प्रति वाट मीटर स्क्वायर माइनस केल्विन 4। यहां पर माइनस नहीं है तो ये आपका स्टीफन नियतांक है। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि उपग्रह के परिक्रमण काल का सूत्र लिखो और उसके सूत्रों का संकेत लिखो। तो अब देखते हैं स्टीफन नियतांक का मान क्या होता है। तो स्टीफन नियतांक का मान होता है 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर और केल्विन के पावर 4। ये स्टीफन नियतांक की वैल्यू होती है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान कितना होता है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान, जो ये प्रक्षेप का पथ ऐसे होता है, तो प्रक्षेप पथ के जो अधिकतम ऊंचाई पर जो वैल्यू होती है वो 9.8 के बराबर होती है। 9.8 किसके बराबर होता है? ये जी का मान होता है, स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। जहां ऑप्शन हो तो ये वाला लगा देना। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है वो ऊष्मा जो निकलेगी वो आंतरिक ऊर्जा और कार्य के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन में लिखा है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत कहा गया है कि घर्षण गुणांक दिया √3। तो घर्षण कोण का मान क्या होगा? तो tan थीटा इक्वल होता है μs, ये फार्मूला होता है। तो tan थीटा इक्वल म्यू, यहाँ पर √3 रख दिया μs की वैल्यू। अब tan थीटा यहाँ √3 किसकी वैल्यू होती है tan के फॉर्म में? तो यहाँ पर tan 60 का मान होता है। तो इससे tan से tan कैंसिल, तो थीटा इक्वल आ जाएगा 60 अंश। तो यहाँ पर घर्षण कोण आ गया 60 अंश का। तो अब आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि एक पिंड खुरदरे क्षैतिज तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड के मंदन से गति कर रहा है। पिंड तथा तल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक क्या होगा? जी बराबर दिया है 10। तो जी बराबर 10 दिया। तो अब यहाँ पर देखो, हमें दिया है ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मंदन का मतलब होता है त्वरण, तो यहाँ पर त्वरण दिया है। उसके बाद जी बराबर दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति की घर्षण बल, हमसे यहाँ पर फार्मूला हमें पता होता है कि घर्षण बल बराबर होता है ma। तो यहाँ पर घर्षण गुणांक म्यू के mg बराबर ma होता है फार्मूला। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा म्यू के g बराबर a। तो यहाँ पर g को बटे में भेज देंगे तो म्यू के बराबर हो जाएगा a/g। जब a/g हो जाएगा तो म्यू के बराबर a की वैल्यू रख देंगे यहाँ से 2 और g की वैल्यू रख देंगे 10। जब इसका भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर ओम। तो 0.2 आ जाएगा घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक की यूनिट नहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि समान त्रिज्या की 8 बूंदें 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे गिर रही हैं। यदि ये बूंदें संयुक्त हो जाए तो उसका अंतिम वेग क्या होगा? तो इस कंडीशन में क्या देखा जाता है कि पहले कह रहा है कि 8 बूंदें, फिर उसके बाद 8 बूंदें इकट्ठा होकर के एक बूंद बना लेती हैं। तो यहाँ पर उसके बाद कह रहा है कि उसका अंतिम वेग क्या होगा। शुरुआती में वेग क्या था? 20 मीटर। तो यहाँ पर देखो जो शुरुआती होगा, यहाँ पर समान त्रिज्या, एक समान त्रिज्या है, तो 8 बूंदों की एक समान त्रिज्या है। ये नहीं कि जब बड़ी बूंद बनेगी तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर निकालते हैं कि 8 बूंदों का आयतन बराबर नई बूंद का आयतन। नई बूंद का आयतन। यहां पर बताता चलूं कि जो 8 बूंद का आयतन, बूंद किसके बराबर होता है? एक गोले के आकार का होता है। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर 8 बूंदे हैं, एक बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब लगा दोगे। यहाँ पर छोटी छोटी बूंदे हैं तो मैंने यहाँ पर स्मॉल आर त्रिज्या ले लिया।
इसके बाद जो नई बूंद बनेगी ये बड़ा सा बूंद बनाएगा। तो यहाँ पर जो बड़ा सा बूंद बनाएगा तो इसमें क्या करेंगे, कैपिटल आर त्रिज्या ले लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ त्रिज्या में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी आर में क्या रिलेशन है, त्रिज्या में क्या संबंध है। तो ये वाली कंडीशन से ये वाली कंडीशन कट जाएगी। तो यहाँ पर बचे कितना, 8r³ बराबर r³। इसमें देखो 2 किसका घनमूल है, तो ये है 2 का घनमूल 8 है। 8 किसका घनमूल है, ये 2 का है। तो r³, इन दोनों का क्यूब हम कर सकते हैं बराबर r। यहाँ पर r³, ये क्यूब इधर आएगा तो इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर r³ और इसके पावर 1/3 बराबर r। ये 3 से ये क्यूब कट जाएगा तो 2r इक्वल आ जाएगा r की वैल्यू। जब r की वैल्यू आ गई, अब हमें चाहिए यहाँ पर अंतिम वेग, उसका अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग हमें पता है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि प्रारंभिक वेग v बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग मान लेते हैं, माना अंतिम वेग v डैश, अंतिम वेग v डैश मान लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि v डैश बराबर क्या होगा और यहां पर v बराबर क्या होगा। v बराबर तो विषय है। अब यहाँ पर जो वेग होता है, तो वेग का मैं फार्मूला बता दूं कि 2/9 यहाँ पर होता है घनत्व माइनस, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन ईटा और यहाँ पर होता है r²। जब हम यहाँ पर स्मॉल r ले रहे हैं तो ये क्या होगा, शुरुआती टर्म में 8 बूंदों का वेग है। अब जब यहाँ पर हम कैपिटल R ले लेंगे तो ये अंतिम वेग में आ जाएगा। तो अंतिम वेग v डैश बराबर 2/9, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सामान्य गुणांक है, ये घनत्व है। इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, ये घनत्व माइनस सिग्मा और यहाँ पर कैपिटल R² अपॉन ईटा, ये अंतिम वेग और ये प्रारंभिक वेग। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकाल लेना है। तो v/v डैश की जब वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर सेम सेम रहेगा सब कुछ। तो जब सेम से सेम कैंसिल हो जाएगा, अभी नहीं कर रहा हूं, सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा r² अपॉन ईटा, फिर 2/9 रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा और ये r², ये कैंसिल हो जाएंगे। बचे कितना, v की जगह वैल्यू रख दोगे 20/v डैश बराबर ये हो जाएगा स्मॉल r² बटे कैपिटल R²। अब यहां से हमें v डैश का मान चाहिए। तो यहां पर देखो, इस कैपिटल R इक्वल हमने क्या निकाला था, 2r। तो इसकी जगह जब वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा r² बटे r की जगह जब स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 स्मॉल r²। तो ये r² से ये r² कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/4। तो ये आ जाएगा 20 बराबर 1/4। 4 का गुणा 20 में करवा दोगे, v डैश का गुणा इधर, तो ये आ जाएगा v डैश बराबर 20 चौके 80। तो 80 मीटर प्रति सेकंड आ गया अंतिम वेग। तो इस तरह से आपका अंतिम वेग निकलेगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर डाउट भी हो तो मुझे कमेंट में करना, तो मैं दोबारा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, क्योंकि अब स्थापन है। तो यहां पर वेग प्रवणता क्या लिखोगे, एक दुलंग द्रव परतों के अंतर को वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता बराबर del/x या tan थीटा इक्वल b/x होता है। इसके बाद इसका मात्रक लिखोगे, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, v, वेग का मतलब मीटर प्रति सेकंड, अपॉन ये हो जाएगा मीटर,
मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये बचेगा 1/सेकंड, और 1/सेकंड को हम लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स। इसकी बीमा क्या होगी, तो बीमा हो जाएगी टाइम इनवर्स। तो ये हो गई इसकी बीमा। तो इतना तुम्हें वेग प्रवणता के अंतर्गत लिखना है।